अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इस पर बात करेंगे कि हम अनपोलराइज्ड लाइट को किस तरह पोलराइज्ड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के कई तरीक़ेकार हैं, जिनमें जो पहला तरीक़ाकार वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है। इसके बाद पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन भी है। इसके बाद पोलराइजेशन बाय निकोल्सन प्रिज्म भी है, वो एक ही है। डबल रिफ्लेक्शन और निकोल प्रिज्म एक ही है। इसके बाद आ जाता है पोलराइजेशन बाय पोलराइड्स। इसके बाद पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसके अलावा और कोई भी मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उन मेथड में से एक मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ओके हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि रिफ्लेक्शन यानी कि जब कोई चीज़ इसे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में। ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट में क्या फ़र्क होता है। अनपोलराइज्ड वो लाइट होती है जिसमें लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में हों। डिफरेंट डायरेक्शंस में होने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर ये लाइट हमारे पास इधर ऐसे जा रही है, तो इस लाइट में एक कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल होगा। ओके, और एक जी डायरेक्शन में होगा यानी कि ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और जी डायरेक्शन में। यानी कि 3D में हमारे पास जो डायरेक्शन होती है उस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। लेकिन जो मेजर लाइट होती है उनको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्रॉस से या डॉट से, ये ध्यान कर लीजिएगा। बाज़ बुक्स में, कई बुक्स में डॉट्स लिखे होते हैं और कई बुक्स में क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है, और जो क्रॉस का जो मतलब होता है वही डॉट का मतलब होता है कि अलोंग पैरेलल एक्स एक्सिस के होते हैं। ओके हो गया। यानी कि मिसाल के तौर पर ये लाइट है हमारे पास, इधर मैं ये है और इसको इस तरह लिखूँ। ओके, तो इस तरह, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट है लाइट का, और जो ये डॉट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ लाइट का है। ओके, ये अनपोलराइज्ड होती है। लेकिन जब हम पोलराइज कर देते हैं तो हमें लाइट जो हासिल होती है ये इस तरह हासिल होगी या इस तरह हासिल होगी, इस तरह। ये पोलराइज यानी कि एक स्पेशल डायरेक्शन में उनकी जो लाइट की डायरेक्शन पार्टिकल्स की डायरेक्शन हो जाती है, तो इसको हम पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड कहते हैं। ओके हो गया। अब यही देखें कि इसमें जी ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं इसी लाइट के। ओके, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। ओके हो गया। आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें, चलिए ठीक है, वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं हम लोग, इजी रहेगा। ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि आ रही है इधर इधर। ओके, और ये हमारे पास, इसको सपोज करते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ये ए बी सी डी हमारे पास एक क्या क्रिस्टल है ये हमारे पास। यानी कि क्रिस्टल क्या होता है, जो कोई भी किसी भी सिस्टम का शर्त ये होनी चाहिए कि इसका जो होना चाहिए ना म्यू, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो ये रेयर होना चाहिए मीडियम, और ये डेंसर मीडियम होना चाहिए। यानी कि इसकी डेंसिटी, इस क्रिस्टल की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और ये जहाँ से लाइट आ रही है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। इसलिए डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एयर है, इससे जहाँ से लाइट आ रही है हमारे पास ये एयर है, और जिससे टकरा रही है, यहाँ से टकरा रही है, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट प्लेस है, ट्रांसपेरेंट सर्फेस है ये हमारे पास, ट्रांसपेरेंट सर्फेस है। और इस पूरे क्रिस्टल को, ये हमारे पास इस पूरे क्रिस्टल की जो मीडियम है वो डेंसर है, यानी कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। ओके हो गया। तो अगर हम ग्लास ले रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो एंगल आएगा, टकराएगा और डिफरेंट एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस ग्लास की बजाय इधर वाटर रख दें तो जब इधर से लाइट आएगी, इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसका एंगल कुछ और बनेगा। यानी कि जिस मटेरियल का हम क्रिस्टल ले रहे हैं
उसी के हिसाब से जो आने वाली लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होगी। ओके हो गया। सपोज करते हैं हम इधर ले रहे हैं, ये हमारे पास ग्लास है, क्योंकि हम जानते हैं ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एयर से। हमारे पास ये एयर है इसके अबव साइड से, और ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट सर्विस है। तो जब हमारे पास अनपोलराइज लाइट आएगी, इसके साथ टकराएगी, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। ओके हो गया। अब यहाँ हम खुद से एंगल बनाते हैं। अच्छा, पहले एक डेफिनेशन देख लें, उसके बाद हम डिफरेंट एंगल्स बात करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एयर है जो जिस तरह हमने माना हुआ है, और ये हमारे पास ग्लास है। तो इसके दरमियान एंगल बनता है 57 का, 57 डिग्री का एंगल। अगर आने इंसिडेंट लाइट का एंगल जो बन रही है हमारे पास नॉर्मल है, ओके ये नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ जितना एंगल बन रहा है वही एंगल रिफ्लेक्शन एंगल का नॉर्मल के साथ बने, यानी कि इसका भी 57 ही एंगल बने, तो जो ये लाइट होगी ये प्योरली पोलराइज्ड लाइट होगी। अगेन सुन लीजिएगा कि जब इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है वही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ बनाएगी, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट हासिल होगी वो प्योरली पोलराइज्ड होगी। ओके, इस एंगल को हम पोलराइजेशन एंगल कहते हैं जी फ्रेंड्स। पोलराइजेशन एंगल कहते हैं वो एंगल जिस पर इंसिडेंट लाइट का एंगल और रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल इक्वल हो, और हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो प्योरली हमारे पास पोलराइज्ड होती है। उसको हम पोलराइजेशन एंगल, या इसको हम ब्रिस्टर लॉ भी कहते हैं, ब्रिस्टर एंगल भी कहते हैं। ओके हो गया। इसको हम दो नामों से पुकार सकते हैं। अब अगर हम इसके आगे मज़ीद जानना चाहें तो ये देखें, आगे चलते हैं। ये हो गया। अब डिफरेंट एंगल की, जिस तरह मैंने पहले बताया, बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो ये एंगल आ रहा है ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 57 का ही, लेकिन इधर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये एंगल बना रहा है इसके साथ मिसाल सपोज करते हैं 47 का, यानी कि 10 डिग्री का फ़र्क है। तब जो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये प्योरली पोलराइज्ड नहीं होगी। हाँ, ये सकते हैं कि 100 में से जो हमारे पास होगी 70% पोलराइज्ड लाइट होगी ये, लेकिन 30% अनपोलराइज्ड ही रहेगी। ओके हो गया। इसलिए जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए तो वो उस एंगल को हम ब्रिस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। ओके हो गया। अच्छा, वो मैंने पहले बता दी चुका हूँ कि वो जो हमारे पास मीडियम होता है वो भी डिपेंड करता है, और उसके अलावा हमारे पास जो एंगल है वो भी डिपेंड करता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कितनी पोलराइज्ड होगी। ओके हो गया। अब हम इधर यूज़ करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल ओवर रिफ्रैक्टेड एंगल के होता है। ये स्नेल्स लॉ है। ओके, तो इधर स्नेल्स लॉ की जगह हमने साइन आई थीटा ई आई की जगह हमने थीटा पी पुट कर दिया, और थीटा आर की जगह हमने 90 नेगेटिव थीटा पी पुट कर दिया। अब ये देखिएगा कि चूंकि हमने सपोज किया, हम मानना है कि जो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारे पास प्योरली पोलराइज्ड है। प्योरली पोलराइज्ड का मतलब क्या है कि इंसिडेंट लाइट का एंगल और पोलराइजेशन एंगल का जो एंगल है वो इक्वल है। इसलिए जो आने वाली एंगल है इसको हम डिनोट कर देते हैं, सपोज डिनोट करते हैं एंगल आई से, और इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आई पी से। चूँकि आई थीटा आई और थीटा पी इक्वल है। क्योंकि इनका एंगल इक्वल है। एंगल इक्वल है तो इसलिए हमारे पास जो पोलराइज एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारे पास प्योरली पोलराइज्ड है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं आई थीटा इज इक्वल टू थीटा पी। ओके हो गया। इसलिए हमने थीटा आई की जगह थीटा पी पुट कर दिया। ये इस बात समझ आ गई, उम्मीद है आ गई होगी। अब हम थीटा आर निकालते हैं। थीटा आर क्या है? थीटा आर ये हमारे पास ये एंगल है थीटा आर, ये थीटा आर है हमारे पास एंगल, ये हमारे पास एंगल क्या है? थीटा आर है। चूँकि हम जानते हैं
कि एक जो सर्कल होता है उसमें जो डिग्री होता है, एक होता है उसमें जो होता है 360 डिग्री होती है। अगर हम इसको कट कर दें तो इधर इस साइड पर जो यहाँ से लेकर यहाँ एंगल है वो 180 का है, और यहाँ से लेकर 180 का। अगर 180 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 360 आ जाता है। ओके, तो यही हिसाब इधर है कि जब इधर या इधर से इधर तक हमारा एंगल क्या है, टोटल 180 का है। हमारे पास जो एंगल होगा वो 180 का होगा, 180 का होगा। टोटल एंगल हमारे पास 180 का है। और ये 180 का एंगल क्या क्या है, इस 180 के एंगल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पहली बात हमारे पास आ रही है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है। ओके, ये है 90 का, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और ये आ रहा है थीटा आर आ रहा है। अब यहाँ एक बार नोट कर लीजिएगा कि जब भी हमारा इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल की इक्वल होगा, यानी कि जब हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड लाइट प्योरली पोलराइज मिलेगी, उस वक्त रिफ्लेक्टेड एंगल और पोलराइजेशन एंगल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। ये बात नोट कर लें। जब भी हमारा इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट के एंगल के इक्वल हो जाता है, दूसरे अल्फाज में ये कह लें जब हमें प्योरली पोलराइज लाइट मिलती है, उस वक्त रिफ्लेक्टेड एंगल और पोलराइज्ड एंगल के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 का होता है। इसलिए हमने इधर 90 का पुट कर दिया। ये थीटा आर ये, और ये 90, ये हमारे थीटा पी है। ओके हो गया। अब इधर हम थीटा पी की आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, 180 है, ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये भी इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो थीटा आर है, 180 में से 90 निकालें तो 90 डिग्री है, तो ये थीटा आर है। इसलिए हम थीटा पी है, सॉरी ये थीटा पी है। ओके, तो थीटा आर इज इक्वल टू 90 नेगेटिव थीटा पी आ गया, ये हमारे पास आ गया। ये देख लें, इधर हमने यही पुट किया हुआ है। ओके हो गया। दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि इधर से इधर हमारे पास 180 का एंगल होता है, और 180 के एंगल में हमारे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। एक ये थीटा पी आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 90 का एंगल होता है। क्योंकि हम जानते हैं जब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है तो हमारे पास एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी कि एंगल ऑफ ब्रिस्टर और रिफ्लेक्टेड एंगल के दरमियान जो हमारे पास एंगल होता है वो 90 का होता है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है थीटा आर है। इसलिए इसको हम सम करके इसकी इक्वल लिख सकते हैं। इधर से हमने थीटा आर की वैल्यू इस तरह निकाल ली। ओके, इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। ओके, अब हम इसको फार्मूले को जब ओपन करेंगे और सॉरी क्लोज करेंगे तो हम इस तरह कर सकते हैं। कॉज ये फार्मूला है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी की है, उम्मीद स्टडी की होगी, तो इस फार्मूले को के मद्देनजर रखते हुए हम साइन 90 नेगेटिव थीटा पी की जगह कॉज थीटा पी लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब साइन ओवर कॉज है तो इस जगह हम ये लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो यही आज का इतना सा टॉपिक है।